हेलो एवरीवन, आई एम प्रदीप फ्रॉम सन वैली स्कूल। आज के इस वीडियो में हम आज 18 जनवरी सन 2025 को क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को के सही आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में जो पहला सेक्शन होता है दैट इज अ मेंटल एबिलिटी सेक्शन, मानसिक योग्यता परीक्षण, और इसमें 10 पार्ट होते हैं। 10 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर में आपका भाग एक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस पार्ट में हमें एक ऐसे ऑप्शंस का सिलेक्शन, ऐसे ऑप्शन को टिक करना रहता है जो कि अन्य चारों मतलब अन्य तीनों ऑप्शन से अलग हो। इसमें होता क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों में कोई 3 कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक जैसे दिखेंगे, बट कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो अन्य तीनों से कुछ अलग होंगे। तो जो अलग है उसी को हमें यहाँ पे टिक करना रहता है। तो पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सी डी से अलग है, बिकॉज अगर हम दोनों सिरा देखें, जो एरो दिया है, जो तीर दिया है, इसके आगे और पीछे का सिरा देखें तो पाएंगे पीछे का सिरा पे अगर ध्यान दें तो पीछे का सिरा बी सी डी में है कुछ अलग तरीके से, लेकिन ए ऑप्शन में अलग है। इसका मतलब ए जो है बी सी डी से कहीं ना कहीं डिफरेंट है, अलग दिख रहा है, जबकि बी सी डी एक जैसे हैं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप पाएंगे यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल को बीच में से मतलब लाइनिंग खींच करके कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में जो ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है, इसमें ऐसा कोई भी लाइन नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब ऐसा इस ट्रायंगल को ऐसा कहीं पे भी आपको बिल्कुल बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया। बट ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे बिल्कुल बराबर पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया ऐसे। तो आपका सी ऑप्शन आपका इस तरीके से यहाँ पे ए बी डी से अलग है। एक चीज और ऑप्शन है ए बी डी को अगर आप सीधा ट्रायंगल बनाए तो आप पाएंगे कि ए बी डी कहीं ना कहीं सारे ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर रही है। बट सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी मतलब इस ट्रायंगल को अगर सीधा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको नहीं डिवाइड कर रही है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर सकता है। इस वजह से आप इसको इस तरह समझिए कि एक ट्रायंगल को 2 बराबर पार्ट में केवल सी ऑप्शन में ही डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे में सी ऑप्शन आपका अन्य ए बी डी से अलग है और सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आप पाएंगे कि जो क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन का जो चिन्ह है आप बी सी डी में पाएंगे, तो वो जिस साइड है तो वो बिल्कुल दोनों एक ही साइड में है। डी में आपका यहाँ पे दाहिने हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तो दोनों राइट हैंड साइड में। सी में मल्टीप्लिकेशन का साइन जो क्रॉस साइन है वो ऊपर की तरफ है, तो दोनों ऊपर की तरह है। बी लेफ्ट हैंड साइड में है तो दोनों लेफ्ट साइड में है। लेकिन ए ऑप्शन में आपका दोनों एक साइड में ना होकर के अलग अलग साइड में है। ऐसे में ए ऑप्शन आपका बी सी डी से अलग है और ए ऑप्शन इसका सही आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप पाएंगे ए बी डी कहीं ना कहीं कोई शेप है, बट सी कोई शेप नहीं है। दूसरी बात, ए बी डी में सारी लाइनें एक दूसरे को से ज्वाइंट है, इंटरसेक्ट नहीं है, बट सी में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि ए बी डी से अलग है। तो इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है कि सी ऑप्शन में जो लाइन है वो एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी ए बी डी में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा तरीका इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि ए बी डी कहीं ना कहीं कोई शेप है, लेकिन सी आपका शेप कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है जो आपके बुक्स में आप लोग अमूमन पढ़ते हैं। आगे की बात करें, भाग 2 में हमें जो दिए गए क्वेश्चंस में कुछ प्रश्न चित्र दिए रहते हैं, जैसे कि ये सारे प्रश्न चित्र दिए रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और सेम एज इट इज सेम पिक्चर हमें उत्तर चित्र में से तलाशना रहता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर देखें पहला बिल्कुल एज इट इज सेम पिक्चर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर बी को हम पाएंगे बिल्कुल एज इट इज प्रश्न चित्र की तरह ही है। इसमें कोई भी डॉट या कोई भी कर्व या कोई ऐसा लाइन या कोई ऐसा शेप या किसी शेप का कोई ओपन माउथ या क्लोज माउथ, जो भी क्लोज शिरा, कोई भी शिरा भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं पाएंगे, कहीं पे भी कोई भी बदलाव नहीं पाएंगे। बाकी ए सी डी में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, चाहे उसके जगह को बदल दिया गया हो, चाहे वो वहां से हिडन कर दिया गया हो, कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो प्रश्न क्षेत्र है वो
वो बी ऑप्शन बिल्कुल आप पाएंगे, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बाकी ए सी डी में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में ऑप्शन नंबर बी, 6 का भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आप 6 का जो प्रश्न चित्र है वो उत्तर चित्र के बी ऑप्शन में से बिल्कुल मिलता जुलता है। मिलता जुलता है क्या, बिल्कुल उसी के समरूप है, बिल्कुल सेम वही पिक्चर ही है कह सकते हैं। सेवंथ, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर बी है। और फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3, सेक्शन 3 में। इस में हमें कहीं ना कहीं कुछ पिक्चर्स दिए रहते हैं और इस पिक्चर में एक पार्ट मिसिंग होता है। जैसे प्रश्न चित्र को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, इसमें एक पार्ट मिसिंग रहता है, उस पार्ट को हमें यहाँ पे तलाशना रहता है। ध्यान देने की बात है, जिस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे इस जो मिसिंग पार्ट है उसको बच्चे के द्वारा पेन द्वारा बना दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये वाला जो सेक्शन है ये बच्चे ने ये वाला सेक्शन बच्चे ने इन्हें बनाया है, तो ऐसे में आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। इसको फिलहाल मैं यहाँ पे इरेज करके इसका जो सही आंसर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा डी। और सेम देखेंगे यही सेम पिक्चर यहाँ पे बच्चे द्वारा इसको इस वाले पार्ट में बनाया गया है, तो बच्चे ने ऑलरेडी बना दिया है। जिस भी बच्चे के क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसका पीडीएफ लेकर के मैं यहाँ पे सही आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, तो बच्चे ने पहले से बना दिया है, तो इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे ने पहले से इमेज बना दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे पास दूसरा पिक्चर नहीं मिल पाया, इस वजह से कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे है फिलहाल। क्योंकि यहाँ पे ये मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा है बच्चे ने ये वाला पार्ट बच्चे ने बनाया है या नहीं फिलहाल। बाकी ये सारा पार्ट तो बच्चे ने बनाया है। अगर बच्चे ने इसको बनाया है अपने हाथ से तो कहीं ना कहीं फिर उसका आंसर से अलग हो जाएगा। अगर ये पहले से बना होगा, अगर ये ऐसे ऐसे बना होगा तो फिर तब इसको ऐसे 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 हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पहले से ही बच्चे ने इसमें बना दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फिलहाल। जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है, अगर बच्चे ने बनाया होगा उसको तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अगर बच्चे ने पहले से अगर बना होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे सी या डी दोनों हो सकता है, इस क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन जब तक सही से देखना जाए तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे बच्चे ने इसको भी ड्रॉ किया, लेकिन जो ड्रॉ होने वाला पार्ट है वो ये है, और सेम एज इट इज कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऐसे इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ये सही है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बच्चे ने कहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया है उसमें ज़्यादा उसमें छेड़खानी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 की अगर बात करें तो 12 में भी बच्चे ने ड्रॉ किया है, क्या क्या ड्रॉ किया है एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेम इसका यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट यही आपका सही आंसर भी है, और इसी पार्ट को इसने बच्चे ने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है। ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये वाला पार्ट ये पूरा ड्रॉ भी कर दिया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इस पार्ट में आप प्रश्न चित्र में पाएंगे कि यहाँ पे 3 इमेज ऐसे हैं कि जो कि किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, और चौथे जगह के लिए क्वेश्चन मार्क बना दिया गया, यानी चौथा उसी पैटर्न में चौथा इमेज क्या होगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक एरो आप पा रहे हैं, एक एरो पा रहे हैं, और एरो में को 3 लाइनें एक तरीके से यहाँ पे काट रही हैं। इस जो एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपका टर्न हो गया, यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे 90 डिग्री टर्न हो गया, तो आपकी बार फिर से 90 डिग्री टर्न होगा, तो यानी जो ये वाला पार्ट है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। इसका मतलब ए और डी नहीं है, केवल बी या सी हो सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे पहले 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें इस एरो को काट रही थी, फिर 2 लाइनें काट रही हैं, फिर सी में 1 लाइन काट रही है, यहाँ पे 1 लाइन जो बचा है वो भी लुप्त हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 में आप पाएंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस और
ओ यानी जीरो या ओ कुछ भी माना जाए, या यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, ये आपस में एंटी क्लॉकवाइज एंटी एंटी ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहे हैं, आपस में अपनी जगह बदल रहे हैं। जो प्लस है, ये वाला प्लस आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेप आगे बढ़ा, और जीरो है वो एक स्टेप आगे इधर बढ़ा, नीचे आ गया, और जो यहाँ पे डिवाइड था एक स्टेप आगे चला गया, माइनस की जहाँ पे, माइनस जो है प्लस की जहाँ पे यहाँ पे चला गया। तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे, ये वाला रिलेशन यहाँ यहाँ पे इस तरह देख पा रहे हैं। आगे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ यहाँ से यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो देखें प्लस जो ऊपर था, फिर एक स्टेप ये भी आगे बढ़ के माइनस यहाँ पे नीचे आ गया। यानी अगर हम ये प्लस को ही पकड़ लें, पहले ये यहाँ पे था, फिर आगे बढ़ा, जीरो की जगह ले लिया, तो फिर यहाँ से आगे बढ़ के नीचे चला गया है, यानी क्लॉकवाइज में ये प्लस जो है वो जीरो की जगह पे यहाँ पे चला जाएगा। तो किस में है, केवल सी ऑप्शन में है। ऐसे में ये केवल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। इस ऐसे में इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर लग रहा है, बिकॉज इसमें होता क्या है, आप इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ब्लर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वल का निशान है, एक डार्क सर्किल है, और एक स्टार कह सकते हैं, स्टार नहीं लेकिन एक वैसे इमेज है, कुछ चित्र सिंबल है। तो ऐसे में इसमें क्या, इस ये भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बदल रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज अपनी जगह प्लेस बदल रहा है। आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन है पीछे की तरफ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ जो जो ये है यहाँ पे गया, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये आपस में फिर एक दूसरे की जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं। सेम अगले इमेज में अगर देखा जाए, ये आपका ये क्रॉस जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो फिर इसी तरीके से अगली इमेज में जो ये होगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी इक्वल का निशान बिल्कुल राइट हैंड साइड में सबसे नीचे होगा। देखते हैं किसमें कौन सा ऑप्शन है, इक्वल का निशान सबसे नीचे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बता भी दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स हैं, 5 फिर यहाँ पे 4 लाइन बच रही हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 लाइन बच रही हैं। इसके बाद अगर एक एक लाइन लुप्त होती जा रही है, तो दैट मीन्स कि लास्ट में जाके केवल 2 लाइनें बचेंगी। 2 लाइन वाला ऑप्शन जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला पार्ट है भाग 5। इस क्वेश्चन में 2 सेट दिए गए हैं, जिसमें से पहले सेट में हम कोई ना कोई रिलेशन पाएंगे। पहला सेट मतलब इन दोनों का सेट दिया हुआ है, इसमें जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में भी हमें खोजना है। इन चारों में से, इन उत्तर चित्रों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों में वही रिलेशन सेम दिखाएगा जो कि इन दोनों में ऑलरेडी है। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, फिर उसी हिसाब से यहाँ पे हम सही आंसर्स को फाइनलाइज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें पा रहे हैं कि ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप पाएंगे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दिया हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले आपका जो सर्कल था उसको कर दिया, जो आपका स्क्वायर था सबसे पहले वो बनाया गया। स्क्वायर के बाद बीच में आपका सर्कल है, तो सर्कल को बीच में कर दिया गया, यानी स्क्वायर के अंदर में सर्कल। सबसे पहले ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल सबसे बाद में, यानी सर्कल के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं आपका यहाँ पे हो जा रहा है ट्राइंगल। तो सेम रिलेशनशिप यहाँ पे हमें भी, यानी इस वाले इमेज में भी फाइनलाइज करना मतलब देखना रहेगा। तो 3 2 1, यानी सबसे पहले आपका सर्कल आना चाहिए, सबसे पहले आपका सर्कल आना चाहिए। तो सबसे पहला सर्कल किसमें है, बी या डी। अब सर्कल के अंदर आपका ट्राइंगल होना चाहिए, तो सर्कल के अंदर यहाँ पे भी ट्राइंगल है, बी में भी है और डी में भी है। तो लेकिन अब हमें सर्कल के अंदर सेकंड ऑप्शन पे ट्राइंगल होना चाहिए, तो दैट मींस कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी अगर आप देखेंगे, इस वाले इमेज ये आपका 90 डिग्री आपको टर्न हो रहा है। अगर इसका रिलेशन हम सर्च करेंगे यहाँ पे, तो इसको देखेंगे, ये वाला जो इमेज है ये कहीं ना कहीं रोटेट हो जा रहा है, ये रोटेट होकर के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बिल्कुल घूम जा रहा है। तो सेम
यही चीजें होगा इसमें। ये भी आपका 90 डिग्री, देखिए तिरछा अगर ये ऐसे है तो इसका 90 डिग्री ऐसे होगा। तो सेम एज इट इज अगर 90 डिग्री इमेज घुमाते हुए अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस तरीके का इसका 90 डिग्री केवल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, और सी ऑप्शन को ही सही भी बताया जा रहा है। सी ऑप्शन इस तरीके से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 में आप जो इसमें डार्क दिया गया है या फिर व्हाइट कलर का है, या आप यहाँ पे देखेंगे इसके रिलेशन को, यहाँ पे क्रॉस है, ये क्रॉस है, लेकिन फिर इसमें ये इमेज इसमें किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका डार्क था यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, और इसका बिल्कुल अपोजिट ये हो गया। तो सेम एज इट इज इसके साथ भी तो रिलेशन होंगे। तो ऐसे में हम अगर देख रहे हैं तो आपका ये आपका डार्क यानी एक तरीके से कटा हुआ है, तो फिर इसका ये बिल्कुल अपोजिट ऐसे में हो जाना चाहिए, यानी ये दोनों होना चाहिए सी, यानी कि यही यही एक ऑप्शन ही सही है, बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं, केवल एक ही चीजें देखते हुए आप बिल्कुल सही आंसर दिखा सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए अगर आप देखें ये पूरा यहाँ पे आपका एक तरीके से इस यहाँ पे काटा नहीं गया था, तो फिर इसको आप अपोजिट हो गया और यहाँ पे बिल्कुल ये आपका सादा हो गया। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे दो लाइन के बाद ये डॉट जो है, दो के आप ये डॉट जो है आपका ब्लैक डार्क डॉट है, ये आपका डार्क के बजाय आपका नॉर्मल डॉट में बदल जा रहा है, और बाकी जो ये लाइनिंग है दो, तो इसमें से कोई एक आपका गायब हो जा रहा है, मिस हो जा रहा है। तो सेम यही चीज है आपका इसमें, इसमें भी रिलेशन होना चाहिए, सेम यही रिलेशन इधर भी होना चाहिए जो रिलेशन इसमें है। तो ऐसे में जो ये आपका डार्क है, ये आपका डार्क के बजाय बिल्कुल सेम इस तरह हो जाएगा, और इसमें दो के बजाय केवल एक हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। तो ये रिलेशन कहाँ पे इसमें दिख रहा है क्वेश्चंस में, अगर आप देख रहे हैं तो ये रिलेशन, अच्छा एक चीज और यहाँ पे अगर आप रिलेशन एक और देख रहे हैं, ये आपका जो एरो है, एरो नहीं बोल सकते या जो भी बोल रहे हैं इसको, वी शेप है जो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न भी हो जा रहा है। तो सेम यहाँ पे ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा 90 डिग्री, और एक मिस भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भाग नंबर 6 जो है, इसमें एक ज्यामितीय चित्र जो होता है, ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक पार्ट को दिखाया गया है, दूसरे पार्ट को, यानी एक ज्यामितीय चित्र एक तरीके से उसको दो पार्ट में काट दिया गया है। एक पार्ट जो है वो प्रश्न चित्र होता है, और दूसरा पार्ट उत्तर चित्र में छिपा रहता है। तो यहाँ पे भी जिस बच्चे के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने बनाया है, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस बच्चे ने इसमें ड्रॉ कर दिया है। तो जो ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा जो पेंसिल से बनाया गया है वो समझ में आ जाएगा, हम लोग देखेंगे जूम करके। तो ऐसे में देख रहे हैं ये प्रश्न चित्र में ये पार्ट था, ये वाला पार्ट था, और ये वाला पार्ट बच्चे ने बनाया है। तो दैट मीन्स ऐसा इस उत्तर चित्र में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसमें इसमें एक तरीके से फिक्स हो जाए और एक ये सर्कल बना दे, कोई भी ज्यामितीय चित्र यानी सर्कल या त्रिभुज या सर्कल या ट्रायंगल या स्क्वायर बना दे। तो इसमें ये आपका कहीं ना कहीं इसको जो दूसरा पार्ट है वो सर्कल ही बनाएगा। तो इसमें ऐसा इन चारों में से कौन सा पार्ट है जो कि फिक्स करने पे एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि इसके कटआउट्स को अगर हम देखें, इसके कटआउट को, ये वाला कटआउट ऊपर और ये वाला कटआउट, इसके कटआउट को भी देख करके हमें देखेंगे हमारा ऐसा कौन सा पार्ट है जो जाके फिक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट उभरा हुआ है, तो यहाँ पे खाली भी है। इस वाले पार्ट में देखें यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे उभरा हुआ है। तो यानी एक तरीके से दोनों जो कटआउट है, जो दोनों के कट्स हैं एक दूसरे में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे, और आसानी से हम इसका सही आंसर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, इसमें जो ये प्रश्न क्षेत्र, इसमें कौन सा, इस चारों में से कौन सा फिगर जो है एकदम फिक्स हो जाएगा, इसमें हमें ये समझना है। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर है, बिकॉज इसका अगर ये वाला पार्ट देखें, ये इतना बड़ा पार्ट कहीं पे खाली नहीं है। फिलहाल आसानी से अगर आप देखेंगे इस कटआउट्स को, कौन सा कटआउट फिक्स हो जा रहा है, तो ये वाला कटआउट बिल्कुल इसमें जाके फिक्स हो जा रहा है, और जब ये फिक्स होगा तब एक जो स्क्वायर है वो उसका फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन जो दिख रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर सी, बिकॉज इसमें क्या है ऑलरेडी जो ये पार्ट अगर आप देख रहे हैं ये और ये पार्ट, यही एक पार्ट मिसिंग है और यही यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जाके वहां पे फिक्स होना है, फिक्स हो सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 23 में ऐसा ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, कोई भी फिक्स ही नहीं हो सकता है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 में फिक्स होकर के एक तरीके से ट्रायंगल, एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाने का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपका ये पार्ट मिसिंग है, ये पार्ट जो कटा हुआ है, ये पार्ट आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े तो देखें पार्ट नंबर 7 यानी भाग 7 में क्या है, मिरर इमेज को हमें तलाशना रहता है। ध्यान देने की बात है, मिरर जो लगा है साइड में लगा है तो एक तरीके से फ्लिप होगा। ये जो मिरर है अगर इस तरफ लगा है तो इमेज जो है इधर फ्लिप होगा, यानी ऊपर नीचे का जो जगह है उसके प्लेस में कोई चेंजेस नहीं आने हैं। केवल जो अंतर आएगा अगर लेफ्ट में है तो इमेज के इस मिरर लगा देने के बाद अगर कोई लेफ्ट वाली चीज राइट में हो जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में हो जाएगी। अप एंड डाउन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जरा तलाशते हैं हम लोग इसका क्या सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही लग रहा है, बिकॉज एक ही चीज अगर हम लोग पकड़ लें सिर्फ इस पार्ट को, ये सिर्फ इस पार्ट को देख लें, अगर सी ऑप्शन मतलब इस पार्ट को केवल देख लें तो आप पाएंगे कि अगर ये लेफ्ट में है तो ये घूम करके राइट में हो जाना है। तो ये बिल्कुल ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल राइट में केवल एक ही जगह जा रही है, इसमें और इसमें, यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों में जा रहा है। लेकिन जो आपका ये जो लाइन खींच करके आपको ऐसे बना हुआ है, ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ जाएगा तो बी और सी और डी तीनों में है। तो इस तरीके से बी सी डी में से अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कौन सा है, बट फिर भी अगर और चीजें देखते हैं तो यहाँ पे जो ये पार्ट है आपका, ये जो डार्क पार्ट है, इसको ये अगर लेफ्ट साइड में है तो उधर आपका राइट साइड में होना चाहिए। जरा चेक करते हैं हम लोग, राइट साइड में आपका डी में नहीं है, बी और सी, अब बी या सी में से होना चाहिए। फिलहाल अब इस पार्ट को भी देख लेते हैं। इसका जो डार्क सर्कल है, इसका जो डार्क पार्ट है ये आपका नीचे की तरफ है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये आपका बिल्कुल उधर चला जाएगा, यानी ये राइट में है तो ये आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड में कौन सा गया है, कहाँ पे गया है, इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, नहीं हाँ डी आपका क्रॉस हो गया था तो लेफ्ट साइड में जो गया है बी और सी दोनों में गया, लेकिन नीचे डाउन साइड आपका ये डार्क है ना, तो ये डाउन का डाउन ही रह जाएगा क्योंकि साइड में आपका मिरर लगा है। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 26 में अगर यहाँ पे इमेज लगाएंगे तो आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर देख रहा है दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही लग रहा है, बिकॉज ये वाला पार्ट तो एक दूसरे में आपस में जगह बदल लिया जा रहा है। यहाँ पे साइड में ही मिरर लगा है, तो साइड में मिरर लगा तो यानी ये वाला पार्ट तो जो आपका ये नीचे वाला पार्ट बीच में है, अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम करके फिर ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो नीचे थोड़ा सा सर्कल है, सर्ग इस शेप के अंदर, ये आपका ये जगह नहीं बदलेगा बिकॉज साइड में मिरर लगा है, ये डाउन का डाउन रहेगा। आप अगर हम ऑप्शन उत्तर वाले चित्र में देखें तो आपका इसमें इसमें मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, दैट मीन्स कि ये दोनों ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं हो सकते। दूसरा, केवल ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो डी और ए की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम केवल इसके इस इमेज को देखें। ध्यान दें, ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो आपका एक तरीके से साइड हॉरिजॉन्टली जो आपका साइड बना हुआ है, ये इसकी जगह बदल जाएगा बिकॉज ये साइड में लगा है तो एक वहां पे जाएगा। तो इसका जो प्लेस अगर आप देखेंगे 26 में, तो 26 में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, जबकि साइड में मिरर लगा है तो साइड में हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल उधर उलट दूसरे साइड हो जाना चाहिए। तो दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन में आप देखेंगे साइड बदल गया। अगर डी और
जो प्रश्न चित्र में जो दिया गया है, उत्तर चित्र में जो डी ऑप्शन है, तो मिरर लगाने पे जितने भी चेंजेस होते हैं आप पाएंगे डी ऑप्शंस में ही सारे वो चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में मिरर साइड में लगाया गया यहाँ पे भी, और इसको आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्रॉस, ये वाला क्रॉस, सॉरी मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला क्रॉस अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि डी तो आपका गलती हो गया। इमेज ही देखते हुए आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल आप काट देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन कुछ बच्चों द्वारा हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सी को लगाए, लेकिन इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, बिकॉज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज आप पाएंगे मिरर अगर यहाँ पे लगाया है तो ये देखिए टी वाला जो टी वाला जो ये पार्ट है, इस टी वाले पार्ट के पास में जो आपका वी शेप का बना है इसमें डबल लाइन, ये आपका बिल्कुल सटा हुआ है। केवल चेंजेस क्या आएंगे साइड में मिरर लगाने के बजाय, ये आपका पूरा का पूरा पलट जाएगा, यानी ये वाला वी शेप इधर हो जाएगा और ये टी बिल्कुल किनारे हो जाएगा। जो टी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, जो कि केवल आप सी और ए दो ऑप्शंस में आ सकता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल बीच में हो जा रहा है इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट का लेफ्ट में ही रह जा रहा है इसलिए ये गलत है। अब ए और डी में कौन सा सही है ये जानने के लिए आप देखेंगे टी के पास में यहाँ पे आप देखेंगे टी के पास में ये टच हुआ है। ध्यान दीजिए ये कहीं ऊपर नीचे मिरर नहीं लगा है, ये आपका अप एंड डाउन का केस बिल्कुल सेम रहेगा, इसका प्लेस बिल्कुल सेम होगा। तो टी के जिस सिरे के पास में ये नजदीकियां हैं सेम वहीं पे इसमें भी नजदीकियां होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही जो कि दिखता है। सी में देखेंगे जो ये नजदीकी है, जो ये डिस्टेंस है वो नीचे कम हो जा रहा है जबकि बीच में कम हो जाना चाहिए था, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी भाग 8 में क्या होता है कि कागज के टुकड़े के कटआउट्स बनाने रहते हैं, उसको मोड़ने के बाद कुछ उसमें ड्रॉ किया जाता है या कुछ कटिंग किया जाता है, फिर उसके सही आंसर्स तलाशे जाते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग इसको वेरीफाई करने के लिए कर क्या सकते हैं कि सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे प्रश्न चित्र में दर्शाया गया है, जिस तरह डायरेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं सेम उसी वे में कोई कटआउट्स लेकर के आप मोड़ेंगे और फिर कट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद ओपन करेंगे तो कट्स के निशान आप फाइंड आउट करेंगे, तो फिर आपको उत्तर चित्र में जो सही उत्तर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के जो सही आंसर्स है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो दैट इज क्वेश्चन नंबर सी, बिकॉज इसमें मुड़ा जा रहा है, यहाँ पे साइड में कट हो रहा है, तो जब खुलेगा तो दो चार पार्ट में खुलेगा, तो एक बार सीधा खुलेगा फिर बगल में खुलेगा, तो यहाँ पे आप पाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पे बचा रह गया, पूरी तरीके से नहीं फाड़ा गया, नहीं तो बड़ा बड़ा सर्किल बन जाए। तो ऐसे में यहाँ पे ज्वाइंट है, इसलिए ज्वाइंट की वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बी नहीं होगा। अगर आप कटआउट्स काटते समय थोड़ी सी लापरवाही की और जो ये ज्वाइंट है, जो ये हल्का सा ज्वाइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये अगर आपने फाड़ दिया फिर आप ओपन करेंगे तो एक बड़ा सर्कल दिखेगा या कंफ्यूज या कोई और ही शेप दिखेगा, तो ऐसे में फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर आप इस जॉइंट्स को का ख्याल करते हुए तब काटेंगे तब आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 31 क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। 31 का जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 32 का जो सही आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। 31 का सही ऑप्शन डी होगा, 32 का सही ऑप्शन बी होगा। इन दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए आप कटआउट्स निकालें, छोटा सा पेज निकालें, कटिंग करें और फिर ओपन करके देखेंगे, यू वुड बी गेटिंग द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, भाग नंबर 9। इस पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न चित्र में कुछ शेप्स दिए गए हैं, कुछ टुकड़े दिए गए हैं, कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कटआउट जो भी दिए गए हैं, इस कटआउट इन टुकड़ों का यूज करते हुए इनमें से कौन सा इमेज बनाया जा सकता है, ABCD में से कौन सा इमेज बनाया जा सकता है। तो हम पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी पहला अगर कटआउट की बात करें तो पहला कटआउट में ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। पहला कटआउट का यूज करते हुए हम ऑप्शन नंबर सी आसानी से बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी का जो इमेज है ये आसानी से बना सकते हैं। 34 की बात करें तो 34
आपका ऑप्शन नंबर बी में जो इमेज है इसको आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल ना तो इसमें तो दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, बट रेक्टेंगल के अलावा बाकी शेप्स की अगर बात करें तो ये वाली शेप कहाँ पे है, ये वाली शेप आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, डी में नहीं दिख रही है, इवन सी में भी नहीं दिख रही है, बट अगर आप पाएंगे डी बी में आसानी से दिख जा रही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी ही 34 का सही होगा। 35 को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बिकॉज नहीं 35 में नहीं, किसी और क्वेश्चन में इस बच्चे ने ड्रॉ किया था। 35 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इन तीनों कटआउट का यूज करते हुए ऑप्शन नंबर डी बहुत इजीली अगर आप चिपका दें एक दूसरे को तो आप पाएंगे कि बिल्कुल डी ऑप्शन तुरंत मिल जा रहा है। बाकी ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है। 36 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 36 का जो सही आंसर है दैट इज सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन मेंटल एबिलिटी का भाग 10। इसमें हमें इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा इमेज हमें चुनना रहता है, ऐसा ऑप्शन चुनना रहता है जिसमें ये प्रश्न चित्र जो है ये इमेज छिपा हुआ हो, ये इमेज इसमें ऑलरेडी शामिल हो। तो ऐसा कौन सा पिक्चर हो सकता है? ध्यान देने की बात है कि ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इजीली मिल जा रहा है। इसमें पहले ये समझते हैं बी सी डी क्यों नहीं गलत होगा। आप जो ये एरो, फिर उसके बाद ये आपका जो ऊपर जो ट्रायंगल बना है ऐसे, फिर ध्यान दीजिएगा ऐसे, इसको करके फिर नीचे आ गया, यानी ये बिल्कुल मिला नहीं है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे केवल ए में ही ऐसा है, बी सी डी में नहीं है, बी सी डी में नहीं है। बी में कंप्लीट ट्रायंगल बन जा रहा है, जबकि प्रश्न चित्र में कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। तो कंप्लीट ट्रायंगल हमें चाहिए भी नहीं, हमें एक जो यहाँ पे इनकम्प्लीट ट्रायंगल जिस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे सेम उसी तरह का ट्रायंगल जो है ऑप्शन नंबर ए में केवल दिख रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। 38 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बिकॉज इसमें जो इमेज है ये वाला पार्ट ये सॉरी ये वाला जो पार्ट है वो आप बाकी किसी ऑप्शंस में नहीं देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तुरंत यहाँ पे देखा जा रहा है, इसके बगल में ये बिल्कुल सेम एज इट इज चला जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख जा रहा है, ऊपर ही दिख जा रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों कटआउट्स इस इमेज में ऑप्शन नंबर सी के वाली इमेज में अवेलेबल है। तो दैट मीन्स कि 38 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 39 की बात करें तो 39 में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि बच्चे ने ड्रॉ कर दिया है इस पीडीएफ में। अब ऐसे में ये वाला इमेज जो है, ये वाला इमेज किस में है? वो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी है, ऐसे में यहाँ पे भी दिख रहा है, और अगर देखें यहाँ पे तो इस पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अगर थोड़ा सा पार्ट ऐसे करके फिर ऐसे हो गया है, तो ऐसे में सी और डी फिलहाल अगर ये बच्चे ने बनाया है या पहले से बना था, ये वाला सर्किल ये वाला सर्किल, ये मतलब ये वाला सर्किल, ये चीजें नहीं कंफर्म हो पा रहा है। इस वजह से फिलहाल अगर ऐसा कुछ है तो इसका ऑप्शन नंबर सी या डी दोनों में से क्या हो सकता है? सी इजिली हम लगा सकते हैं अभी इस इमेज को देखते हुए, सी आपका सही आंसर है। फिलहाल अगर ये इसमें से आंसर्स जो उत्तर चित्र अगर बच्चे ने इसमें छेड़खानी किया है तो डी सही होगा, लेकिन सी या डी में किसी एक में बच्चे ने बनाया है। शायद बच्चे ने इसको ड्रॉ किया है या इसको ड्रॉ किया है, कोई एक ड्रॉ किया है, इस वजह से सी को लेकर के मुझे कंफ्यूजन है। लेकिन अगर नहीं ड्रॉ किया है तो सी सही है, अगर ड्रॉ किया है तो डी सही है। आप लोग के पास बुकलेट, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होंगे तो उसमें से आप देख सकते हैं कि इस एक्चुअल में क्वेश्चन कौन सा है। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए कौन कौन सा सही है, कब कब सही है। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिस्कस करना पड़ेगा, हैश का निशान लगा दिया इसलिए। नेक्स्ट 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर का जो इमेज है दैट इज हिडन इन द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी बच्चे ने ड्रॉ किया है, लेकिन ड्रॉ करने के बाद हमने थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से देखा तो इसमें पाया कि जो प्रश्न क्षेत्र है ये इस ऑप्शन नंबर सी के उत्तर चित्र में छिपा हुआ है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो अगला सेक्शन होता है दैट इज मैथ सेक्शन, और इस सेक्शन के आंसर्स को अगर डिस्कस करें हम तो पहला क्वेश्चन है 41, 33
अपॉन 40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। ध्यान दें यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। 33 में से सीधा सीधा 11 अगर माइनस करेंगे तो 22/40 आएगा। इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि 22/40 को यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट 11/20 ऑप्शन है। 22/40 कोई ऑप्शन ही नहीं है, 22 दिया गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है बच्चे इसको लगा दिए हों भूल बस। 11/40 दिया गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। 40 नीचे आपका दोनों हर सेम है, तो हो सकता है 40 दे करके बच्चे 40 लगा दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं। जिन बच्चों ने सॉल्व किया, जिन बच्चों को आता है, वो अगर सॉल्व करेंगे तो 22/40 आंसर आएगा। 22/40 आएगा। 22/40 को अगर काटेंगे तो 11/20 उसका इक्विवेलेंट आएगा। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए आपका 41 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्गाकार पार्क की भुजा यानी वर्गाकार तभी जिसकी सारी भुजाएं सेम हो, यानी एक साइड उसका 50 मीटर है तो चारों साइड 50 मीटर होगा। एक वर्गाकार पार्क की का जो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, यानी 50 यानी करीब ये जाएगा 2500 2500 मीटर स्क्वायर होगा इसका जो वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा। अब इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा, यानी अगर आपने यहाँ पे ऐसे सॉरी अगर हमने ऐसे पार्क है तो इसके अंदर 2.5 मीटर, यानी यहाँ पे भी 2.5 मीटर, यहाँ पे भी 2.5 मीटर, यहाँ पे भी 2.5 मीटर, यहाँ पे भी 2.5 मीटर। इमेज में प्रॉपर नहीं, यानी इस तरीके से आपका 2.5 मीटर का ऐसे एक और एक तरीके से आयत बना ये वो यहाँ पे एक्चुअल में वर्गाकार के बजाय मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, यानी स्क्वायर, एक तरीके से आयत बना दिया। तो इसको हमें यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। पहले इसको पहले इरेज करते हैं। मान लीजिए एक वर्गाकार, यहाँ पे मैं एक वर्ग बना रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूँ, बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसी के एक और ऐसे बना दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। होगा क्या, इसमें पहले जो दिया गया है, जो पहले दिया गया है, आप अगर देखेंगे एक वर्गाकार पार्क, यानी जो पार्क है वर्गाकार, मान लीजिए वो ये है, ये पूरा बड़ा सा ये वर्गाकार पार्क है जिसका भुजा 50 सेंटीमीटर है। इस 50 सेंटीमीटर का अगर इस पूरे पार्ट का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाएंगे 2500 मीटर स्क्वायर इसका इसका जो क्षेत्रफल होगा आएगा। लेकिन अगर हम इस पार्ट में जो छोटा वाला यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, जो छोटा वाला ये वाला पार्ट, इसका अगर हम एरिया निकालें तो पाएंगे, ये ध्यान दीजिए, अगर ये 5 मीटर है तो 2.5 मीटर यहाँ पे नहीं, ये अगर 50 मीटर है तो 2.5 मीटर यहाँ पे ये कम हो जाएगा, 2.5 मीटर इधर कम हो जाएगा, तो इसका जो लंबाई होगा दैट इज 45 मीटर। तो 45 मीटर ये, 45 मीटर ये, 45 मीटर ये, 45 मीटर ये, यानी 45 इंटू 45 करेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पर्टिकुलर रीजन का हमें एरिया मिल जाएगा। अब इस कंप्लीट एरिया में से ये वाला एरिया जब माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट का जो क्षेत्रफल यानी एरिया पता चल जाएगा। तो उस एरिया को अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि 475 आपका आएगा। लेकिन 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर इसका रेट है, इसका मतलब जो एक्सपेंस है 10 हर वर्ग मीटर के पीछे 10 रुपये हो रहा है। तो यानी 475 इंटू 10 करेंगे तो 4750 रुपीज़ आपका इसका सही एक्सपेंस आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे फिर से एक बार प्रॉपरली थोड़ा सा इसको कर दें, यहाँ पे कंफ्यूजन हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 में टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा। उसने 3,400 स्कूटर की मरम्मत पर खर्च की, यानी 55,000 में खरीदा, फिर 3,400 और उसमें लगाए, यानी टोटल हो गए 58,400 रुपए। अब स्कूटर अपने मित्र को उसने 56,030 रुपए, यानी स्कूटर में कहीं ना कहीं उसने 55,000 प्लस 3,400 यानी 58,400 रुपए लगाया। लेकिन जब उसको बेचा तो मिला कितना, 56,030 रुपए, यानी साफ साफ है कि ये हानि है। और 58,400 में से 56,030 अगर घटा देंगे तो कितना हानि हुआ ये पता चल जाएगा। तो ये हानि हुआ 2,370 रुपए, 2,370 रुपए की हानि हुई। तो 43 क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2,370 रुपीज की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 44,
एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है? इसका जो सही आंसर है बेटा वो 2500 होगा। थोड़ा इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा ठीक-ठाक है। आप चेक करने के लिए आप ऑप्शन से अगर डायरेक्टली उठा लेते तो ये पाते कि 100 रुपए में कहीं ना कहीं वो कितनी टॉफी खरीदता है या बेचता है। पहले जो 2500 टॉफी अगर उसने बेचा तो 2500 रुपए टॉफी उसको कितने रुपए खर्चा करके मिला, तो आप पाएंगे 1 रुपए में 5 टॉफी मिलती है, तो 100 रुपए में मतलब 500 रुपए में उसने 2500 टॉफी खरीदा। 500 रुपए में उसने 2500 टॉफी खरीदा। अब 2500 टॉफी बेचेगा तो ध्यान दीजिएगा जब बेचता है तो 1 रुपए में 4 टॉफी बेचता है, यानी 2500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 625 रुपए। यानी जो चीजें 500 रुपए में खरीदा था उसी सेम आइटम को उसी 2500 टॉफीज को बेचने पे 625 रुपए मिल रहा है, यानी 125 रुपए का लाभ मिल रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 125 रुपए लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है, तो आप पाएंगे वो 2500 टॉफी बेचता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर। 45 में अगर देखें डिनोमिनेटर सबका सेम है, हर जो है वो सबका सेम है, इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। जो अंश है उसको आप प्लस माइनस जैसे आपका बॉडमॉस तरीके से आप करते हैं, इसमें बॉडमॉस भी बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से इसको नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं। 5 + 7 = 12, 12 - 3 = 9, 9 9 18, 18 - 1 17, यानी 17/22, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 46 की बात करें, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण है। ध्यान दीजिए बेटा, पूरा जो साइकिल होता है अगर पूरा देखा जाए तो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री को 24 तीलियां एक तरीके से कवर करते हैं। तो 360 को 24 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो दो तीलियों के बीच का कोण आपको पता चल जाएगा, तो आप पाएंगे 15 डिग्री। 15 डिग्री आप दो तीलियों के बीच में 360 को 24 से अगर आप भाग देंगे तो आप 15 डिग्री पाएंगे। 15 डिग्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर है। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर मतलब कितना है, कितना है और सबसे अधिक भी है, तो आप पाएंगे यहाँ पे बच्चों को इस क्वेश्चन में ऑप्शंस के थ्रू खेलना चाहा है एग्जामिनर ने। यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन किसका है, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि 280 सबसे ज्यादा है, तो यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट फिलहाल 280 किसी का आंसर है ही नहीं। फिलहाल अगर आप देखेंगे इसका 18 दम्मा 180, लंबाई गुणे चौड़ाई 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। इसका 14 × 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। 12 × 16 तो 12 6 या 72 यानी 2 7 179 192 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। और 11 × 17 अगर देखेंगे तो इसका भी अलग ही आंसर आएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11 × 17 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 17 17 × 18 फिर 17 यानी उसमें एक तरीके से 10 और 87 27 217 का नाम 17 इसको अगर करें 17 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 17 17 के 7 जो कैरी जो आएगा वो 10 17 1 17 17 ये 27 है 277 इसका 277 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, जो कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में केवल आप देख रहे हैं कि जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। यही आपका सबसे बड़ा और कितना स्क्वायर मीटर है क्षेत्रफल किसका सबसे बड़ा होगा और कितना स्क्वायर सेंटीमीटर में है ये भी हमें बताना था, तो इसका सही आंसर बी ही होगा। एक और आसान है, अगर 17 और 11 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 17 10 जा 170 और 17 और उसमें प्लस कर दो तो 170 में 17 प्लस करेंगे तो 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पा रहे हैं कि 14 × 14 इज द हाईएस्ट वन। एक जो दूसरा सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है क्षेत्रफल वो आपका 14 × 14 ऑप्शन नंबर बी का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी का ही है और वही आपका सही दिखाया भी गया है। तो ऐसे में इसका जो सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 क्वेश्चन नंबर 48 है PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। उपर्युक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए। अगर Q और R की बात करें तो Q ने सॉल्व किया यहाँ पे 6 क्वेश्चन, R ने सॉल्व किया यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 से 16 हो गया। Q R मिलकर 16 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
पीएस से कितने अधिक, पीएस से कितना ज्यादा सॉल्व किए, तो पीएस जरा देख लेते हैं। एस ने 8 किया है, पी ने किया 4, 12, यानी 16 और 12 में जो डिफरेंस है 4, यानी दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है। इसमें आप देखेंगे जो ब्रैकेट का खेल है, सबसे बड़ा ब्रैकेट आपका यहाँ पे है, फिर इसको कई लोग इसको मझला ब्रैकेट यानी उससे छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट आपका ये आ गया। ये बार ब्रैकेट जो होता है ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, यानी इस वाले ब्रैकेट से भी छोटा आपका ब्रैकेट बार ब्रैकेट को माना जाता है, कहा जाता है। तो आपको ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट्स को आपको तोड़ना रहता है। तो आप इसको 4 - 1 को अगर देख रहे हैं तो 4 - 1 इक्वल टू 3, यानी 3 5 में से क्या होगा -3 होगा, तो 5 - 3 इक्वल टू इसका पूरा आंसर आ जाएगा 2। 5 - 3 2, अब जो माइनस होगा वो 2 माइनस होगा किसमें से, 16 में से, 16 - 2 इक्वल टू आएगा 14। अब जो 18 में से माइनस होगा वो क्या होगा 14, 18 - 14 इक्वल टू 4, यानी 8 - 4 इक्वल टू 4 इज द इसका सही आंसर है, 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। शाम 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है। ध्यान दीजिए, जब 6 बजता है तो 6 तो नीचे रहता है और मिनट वाली सुई 12 पे रहता है, तो घंटे वाली सुई ऐसे और ये ऐसे, तो यानी एक तरीके से 180 डिग्री बनाएगा। 180 डिग्री को हम हिंदी में सरल कोण बोलेंगे या समकोण बोलेंगे, या न्यून कोण, समकोण होता है 90 डिग्री, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, अधिक कोण होता है 180 डिग्री से ज्यादा। तो इसका सही आंसर सरल कोण होगा, सरल कोण इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य है। ध्यान दीजिए, होता क्या है जब कोई भाजक, जो भाजक होता है जिसका टेबल हम पढ़ते हैं, जिसको काटते हैं जो बीच में रहता है उसको भाज्य बोलते हैं। जो आंसर आता है यानी भागफल वो आंसर होता है, और जो लास्ट में शेषफल रहता है वो शेषफल बिल्कुल नीचे रहता है। तो ऐसे में अगर आप भागफल और भाजक को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें 27 शेषफल जो बचा है उसको जोड़ देंगे तो आपका भाज्य पता चल जाएगा। तो इसमें जो आप देखते हैं 51 में जो सही आंसर पाएंगे 843, बिकॉज 51 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे जो उस आंसर में शेषफल 27 को भी जोड़ेंगे तो 843 आएगा, और 843 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 51 क्वेश्चन नंबर के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, यहाँ पे 9432 को 1.25 से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे यदि करके थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है कि यदि 9432 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल टू 7545.6, एक्चुअल में ये होता ही है, तो इसमें कोई यदि का कोई कंडीशन ही नहीं बनता। तो आखिर 9.432 को 12.5 से डिवाइड किया जाए तो कितना आंसर आएगा, तो बिल्कुल केवल इसमें डेसिमल का हेरफेर किया गया। अगर बच्चे 9.432 को 12.5 से डिवाइड कर दिए हैं, उनको अगर डेसिमल नंबर्स को किसी डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करना आता है तो आसानी से इसको कर लिए गए होंगे। इसका फिलहाल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7.5456 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको इजीली 9.432 को 12.5 से आपको डिवाइड करना है, और फिर आप जो डेसिमल नंबर्स हैं उस डेसिमल नंबर के डिवाइड करते समय आप डेसिमल का ध्यान रखते हुए जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5456 ही आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। इसका एकमात्र और एक सिर्फ एक आंसर है, बिकॉज एक ऐसा नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, एक ये ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर का, हर संख्या का कहीं ना कहीं एक गुणनखंड है। प्रत्येक अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, सबका गुणनखंड होता है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है वो एक जो है हर अभाज्य गुणन संख्या का गुणनखंड है, और सिर्फ अभाज्य का ही नहीं भाज्य का भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें 1.1 1.01 1.001 यानी इन सारे कई सारे नंबर्स दिए गए हैं, इनका योगफल है, इनको डेसिमल नंबर्स को आप एक काम कर सकते हैं 1.1 को यहाँ पे 4 डिजिट है, मैक्सिमम आपका डेसिमल के बाद 4 डिजिट है इसमें। तो ऐसे में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको करना क्या चाहिए, डेसिमल आपको बिल्कुल एक लाइन से बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल प्रेस करके जीरो बढ़ा करके
सेम डिजिट, डेसिमल के बाद सेम डिजिट का लेना चाहिए। जैसे कि 1.1 यहाँ पे है इसमें, तो इसको, इस वाले नंबर को 1.1000 यानी डेसिमल के 4 अंकों तक लिख लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपका डेसिमल के 4 अंकों तक लिखा गया, तो यानी इसको भी जीरो प्लेस करते हुए बाद में डेसिमल के बाद 4 अंकों तक इसको प्लेस कर लीजिए। फिर नॉर्मली जैसे आप जोड़ते हैं जोड़ लीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करते हुए। बाकी आप आंसर जो पाएंगे, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 54 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 125.2311, 125.2311। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 3 तो ठीक है, बट 3/100 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 आएगा, प्लस 3/1000 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर 0.003 आएगा। ऐसे में प्लस लास्ट वाले इस वाले पार्ट को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, आप पाएंगे जो इसका सही आंसर होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, 3.033003 इसका सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, 90 का अभाज्य गुणनखंड है। 90 का अभाज्य देखें, 3 को अगर यहाँ पे 3 देख रहे हैं तो ये भी आपका अभाज्य है, 10 भी अभाज्य है, 6 भी, ऑप्शन नंबर बी में 6 भी अभाज्य है, डी में 15 भी अभाज्य है, बट सी में जितने भी गुणनखंड है सारे अभाज्य हैं। 2 किसी अभाज्य है, 3 किसी और से नहीं, 5 भी, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 300 मिलीलीटर की पानी की 17 बोतलों तथा 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया जाए। जग में कितने लीटर द्रव है, यानी कितना लीटर पानी है। 300 ml की 17 बोतल, 300 ml की 17 बोतल यानी 17 3 51, यानी 5 लीटर, यानी एक तरीके से 5100 मिलीलीटर, यानी 5 लीटर 100 ml, 5.1 लीटर कहा जाएगा। 130 ml की 30 बोतल यानी 13 3 39, यानी 3.9 लीटर, तो 3.9 प्लस 5.1 इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। 9 लीटर टोटल इसमें पानी होंगे। 20.092 का सरलतम भिन्न रूप है। इसमें सरलतम भिन्न रूप, अगर आप इसको पहले डेसिमल इसका हटाएंगे तो 20 डेसिमल हटाएंगे तो इसको आप जैसे पॉइंट हटा करके आप इसको इसको हो जाएगा 2,0925/10,000। फिर इसको जब आप डिवाइड करेंगे और सरल करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि इसका जो सही आंसर है दैट इज 8037/400। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऐसे ये ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, सभी अंकों 4 2 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। सबसे बड़ी संख्या जो होगी 7420 में से सबसे छोटी संख्या 2047 को माइनस कर देंगे तो अंतर पता चल जाएगा, और ये अंतर जो होगा दैट इज 5373। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे से अपने घर से चला, यानी 9 बजे वो चला, 10 मिनट पैदल चला यानी 10 मिनट हुआ, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की यानी टोटल अब 1 घंटा 15 मिनट यानी हो चुका 9 बजे के बाद। फिर 15 मिनट फिर पैदल चला, 1 घंटा 15 मिनट के बजाय 1 घंटा 30 मिनट हो गया। फिर यानी 1 घंटा 30 मिनट में वो अपने चाचा के घर पहुंच गया। जाते समय वो वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका, 1 घंटा 30 मिनट के बाद 3 घंटा 20 मिनट वहां पे रुका भी, यानी हो गया 4 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट वो चल पहुंचने में लगा था, 3 घंटा 20 मिनट वहां पे रुका हुआ था, यहां तक मिला के उसका हो गया 4 घंटा 50 मिनट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 3:30 बजे वो अपने घर पे पहुंच गया, तो 3:30 बजे वो अपने घर पे पहुंच गया, तो सबसे पहले कितने 9 बजे निकला था, 3:30 बजे पहुंच रहा है, दैट मीन्स कि ये टोटल 9 3 12 3 6 यानी टोटल 6.5 घंटा का समय लगा, यानी 9 बजे ये अपने मित्र अपने चाचा से मिलने अपना घर छोड़ा था और अपने घर पे वापस वो 3:30 पे पहुंचा, तो बीच में जाने में समय वहां पे जो रुका और आने में जो समय लगा वो 6.5 घंटा, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 4 घंटा 50 मिनट जाने में और वहां पे रुकने का समय था, तो यानी बाकी 6 घंटा 30 मिनट में से 4 घंटा 50 मिनट अगर कम करेंगे तो 1 घंटा 40 मिनट जो लगा उसको आने में लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 घंटा 40 मिनट। अगला सेक्शन आपका हिंदी का सेक्शन होता है। हिंदी का सेक्शन, इसमें 4 अनुच्छेद होते हैं और उसी पे बेस्ड, उसी अनुच्छेद पे आधारित 5-5 क्वेश्चंस होते हैं और उनके सही आंसर्स लिखने रहते हैं। जो पहला अनुच्छेद था इस सेट में, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने पूरे
परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है किंतु प्रायः बड़ी होती है। फिलहाल हम अनुच्छेद ना पढ़ करके क्वेश्चंस के सही आंसर्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, दैट इज सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है? तो अगर इसको आप देखेंगे, सुनहरा बाज हमेशा कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे रहता है तो उत्तरी गोलार्ध। अब कहाँ पे अपना घर बनाते हैं? यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है, यानी वहीं पे अपना घर बनाता है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मादा सुनहरे बाज को कैसे पहचाना जा सकता है? उनके घने रंग के पैरों द्वारा, या अधिक चमकदार पंखों, या घने भूरे रंगों, या बड़े आकार? यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि जो यहाँ पे बाज के बारे में, ये सारे जो घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है, यानी इसके कारण ये पहचाना जा सकता है कि ये बाज है। लेकिन युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है, यानी जो मादा नर होता है, जो युवा पक्षियों में मादा बाज जो है वो नर बाज के समान ही होता है, यानी जो फीमेल है वो मेल के जैसे ही होती है, किंतु जो फीमेल है वो प्रायः बड़ी होती है। किंतु जो मादा बाज है प्रायः बड़ी होती है। यानी अगर हमें पहचानना हो तो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, सुनहरे पंखों वाले मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, तो जो हम पहचानेंगे कैसे? जो मादा बाज होते हैं वो नर बाज की अपेक्षा प्रायः बड़े होते हैं, प्रायः बड़ी होती हैं। तो ऐसे में इसके बड़े आकार के द्वारा हम मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? घोंसला बनाने के लिए इसको खुला क्षेत्र चाहिए ना, क्योंकि अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक, अच्छा ये तो अलग चीज है, लेकिन जो घोंसला बनाने के लिए यानी रहने के लिए उसको कैसा क्षेत्र चाहिए? यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाते हैं, नहीं उत्तरी गोलार्ध के खुले क्षेत्र में बनाते हैं, दैट मीन्स इनको खुला क्षेत्र चाहिए, इनको खुला क्षेत्र चाहिए। और इस क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? यानी शानदार के जैसा, बिल्कुल शानदार की तरह, तो शानदार के जैसा बिल्कुल सेम भव्य होगा, स्वर्णिम, विनम्र, सुशील, एक अलग सेंस निकालता है। शानदार के समान अर्थ वाला जो शब्द है वो है भव्य। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पूछा गया विशाल का विलोम शब्द नहीं है, विशाल का विलोम नहीं है, और सबसे पहला ये ऑप्शन दे दिया गया ए, विशाल का विलोम छोटा। यहाँ पे विशाल का विलोम नहीं पूछा गया है, विशाल का विलोम नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको छोटा को सही आंसर टिक कराए होंगे, जो कि गलत हो गया। नीचे देखेंगे नन्हा भी छोटा जैसे ही है, यानी विशाल का विलोम छोटा भी है नन्हा भी है। भारहीन, विस्तृत, विशाल का बिल्कुल, विशाल का एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका विलोम नहीं, पर्यायवाची विस्तृत है, और विशाल का जो विलोम विस्तृत नहीं है, तो विस्तृत ही इसका सही आंसर होगा। छोटा, नन्हा, भारहीन इसका विलोम है, विस्तृत इसका विलोम नहीं है, और हमें विलोम नहीं है इस नहीं को बिल्कुल ध्यान देना है। नहीं के हिसाब से इसका आंसर सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी ही, विस्तृत ही इसका सही आंसर है। दूसरे अनुच्छेद की बात करें, सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं, मकड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? एक्चुअल में यह अनुच्छेद मकड़ी के बारे में ना होकर के मकड़ी के जाले के महत्व को बताया गया है, कि मकड़ियों के जाले के बारे में बताया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें मकड़ियों के जाले क्या क्या करते हैं, किसने, मतलब इसके महत्व के बारे में समझाया गया है, कि आखिर यह किसी मकड़ी के लिए कितना इंपॉर्टेंट आखिर कैसे है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, मकड़ियों के जाले के बारे में क्या सही नहीं है? आपके यहाँ पे अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा गया है कि वे अंडे पकड़े रहते हैं, और बेसी बात है कि जो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले पूरे, यहाँ पे पहले लिखा है जालों में मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, यानी मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे में छिपने से, तथा भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। तो यानी अंडे पकड़े रहते हैं, ये सही है। हमें यहाँ पे लिखना करना है कि क्या सही नहीं है।
तो यानी ए ऑप्शन सही है। तो ए हम ए अंडे पकड़े रहते हैं, ये बिल्कुल सही कहा गया है जालों के बारे में। वे भोजन पकड़े रहते हैं, ये भी सही कहा गया है। वे जल ढूंढते हैं, ये कहीं नहीं ऐसा लिखा गया। वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं शत्रुओं से, जो घर है वो जाला है, उसमें कोई शत्रु नहीं, जो कोई आता है वो फंस जाता है, कोई दूसरा इंसेक्ट अगर आता है। तो ऐसे में सी ऑप्शन इसका सही आंसर। वे जल ढूंढते हैं, ऐसा नहीं, जाले जो हैं मकड़ियों के जाले जल नहीं ढूंढते हैं। तो इसमें 67 का सी आपका सही आंसर होगा। जो सी है वो इस मकड़ियों के जालों के बारे में सही नहीं है, इसीलिए सी पे हमें टिक करना है। फंसा का समानार्थी शब्द यानी फंसा, आखिर फंसा का मतलब क्या है? फंसा यानी चिपक जाना, यानी जो दूसरे इंसेक्ट से उस जालों में आके फंस जाते थे, यानी चिपक जाते थे, भाग नहीं जाते थे, छिप नहीं जाते थे, खाया नहीं जाते थे, यहाँ पे चिपक जाते थे यानी फंस जाते थे। तो ये फंसा का समानार्थी शब्द इसमें चिपका होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा इसका। 69 की बात करें, मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया? जब इसमें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे महसूस करती हैं जाले का हिलना। जब कोई इंसेक्ट उसमें फंस जाता है तो जाले का हिलना अनुभव करके, यानी अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? कि जाला जब हिलता है तो वो अनुभव कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, और फिर उनको ये महसूस कर लेते हैं कि कुछ फंस गया है। तो सुन लेते हैं गलत हो जाएगा, सूंघ लेती हैं गलत है, वो चख लेती हैं गलत है, अनुभव करती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। 69 का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 70 की बात करें, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है? ध्यान दें, अस्तित्व का मतलब यहाँ पे अगर बात करें, इसीलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती। सच में जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यानी अगर कहा जाए तो जाले जो है मकड़ियों के अस्तित्व, मकड़ियों के जीवन के लिए जरूरी है। अस्तित्व का मतलब एक तरीके से जीवन। कोई इंसान, मतलब कहा जाता है ना कि अच्छा है बुरा है लेकिन उसका अस्तित्व तो है, तो ऐसा नहीं, उसकी सुरक्षा की बात नहीं किया कहा जा रहा है। सुरक्षित है या असुरक्षित है बात अलग है, लेकिन वो है तो जीवित रहना नहीं होगा, छिपा रहना नहीं होगा, सुरक्षा नहीं, सॉरी, जीवित रहना आपका सही होगा। पकड़ा गया छिपा हुआ नहीं होगा। सुरक्षा और जीवित रहना में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सुरक्षा की अपेक्षा जीवित रहना, अस्तित्व शब्द का जो भाव है वो जीवित रहने से ज्यादा क्लोज है। इसीलिए इस 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन ए को सही किया जा रहा है, जीवित रहना ही सही आंसर होना चाहिए। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़े, तो अनुच्छेद जो तीसरा अनुच्छेद है वो किसी कंप्यूटर रोबोट पे आधारित है। रोबोट एक विशेष यंत्र है या कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है। जो इसका पहला क्वेश्चन 71 क्वेश्चन नंबर है, थका का समानार्थी, थका जैसा शब्द क्या है? थक जाना यानी निढाल हो जाना, खतरनाक नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, बेशर नहीं होगा, निढाल हो जाना यानी थक जाना। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके अनुच्छेद पे लिखा है, एक यंत्र होने के कारण यह गलतियां नहीं करता है, या ना गलतियां करता है ना ही थकता है। ये थकता क्यों नहीं? क्योंकि यंत्र है। यह गलतियां क्यों नहीं करता है? बिकॉज ये यंत्र है। तो आपके अनुच्छेद पे ही बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे में रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। आपका 72 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 73 की बात करें, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? रोबोट का कार्य, देखिए, रोबोट का कार्य यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन, रोबोट कार्य बनाने में यूज होते हैं, ये भी लिखा गया है। रोबोट घरों की साफ सफाई में करते हैं, रोबोट शब्दों को पहचानते हैं, रोबोट टेलीफोन का उत्तर देने में भी सहायता करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रोबोट उत्तर देने में भी सहायता करते हैं कॉल का। अगर आप यहाँ पे 73 के ABCD में से देखेंगे, ए घर की साफ सफाई बिल्कुल करता है, लिखा हुआ है स्पष्ट। टेलीफोन कॉल का उत्तर देना ये भी लिखा हुआ है, कार्य बनाना ये भी लिखा है, बच्चों को पढ़ाना ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो यानी रोबोट बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाने का काम नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? रोबोट का अनुच्छेद के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता। हाँ, ये है, जैसे हम मतलब अमूमन होता है क्या, जैसे बच्चों को आज के डेट में पढ़ाने के लिए हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, डिजिटल क्लासरूम यूज, डिजिटल फ्लैट पैनल यूज करते हैं, तो ये सारे रोबोट ही हैं। तो रोबोट का यूज तो होता है, लेकिन अनुच्छेद के अनुसार हमें बताना है आंसर। तो अनुच्छेद के अनुसार घर की साफ सफाई बिल्कुल करते हैं, घर की टेलीफोन कॉल का उत्तर देते हैं, कार्य भी बनाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में 73 का ऑप्शन नंबर डी ही है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बातें करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत है? यानी तो खतरनाक का सुरक्षित तो होगा ही नहीं,
अरे खतरनाक का विपरीत यानी उल्टा सुरक्षित ही होगा। क्या होगा? सुरक्षित ही होगा। 74 का जो सही आंसर होगा दैट इज सुरक्षित। थका हुआ नहीं होगा, अन्वेषण नहीं होगा, पहचानना नहीं होगा। खतरनाक का उल्टा विपरीतार्थक शब्द जो होगा सुरक्षित ही है। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथन सही नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सही नहीं है तो नहीं का यहाँ पे खासा ध्यान देना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। ये ऊपर सबसे लास्ट मतलब बाद में लिखा गया है, लास्ट के 2-3 लाइनों में लिखा गया है। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश नहीं। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। लास्ट की 2 लाइन की अगर हम पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। लास्ट की दोनों 2 लाइन यहाँ पे अगर पढ़ें, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। इसी दोनों में हमारा आंसर छिपा हुआ है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, मतलब ये ऑप्शन सही आंसर नहीं है, यानी ये रोबोट के बारे में सही लिखा है, रोबोट के बारे में सही है। हमें जो उस ऑप्शन पे टिक करना है जो रोबोट के बारे में सही नहीं है। रोबोट गलतियां नहीं करते भाई, रोबोट गलतियां नहीं करते ये होगा, या रोबोट बहुत उपयोगी हैं, या अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें से जो कथन सही नहीं है दैट इज अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। इसका सही ऑप्शन जो हमें टिक करना है एग्जामिनेशन में वो डी है, क्योंकि रोबोट गलतियां नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, रोबोट से संबंधित सही है ये बात, ये कथन सही है। और हमें जो कथन सही नहीं है उस पर टिक करना था। तो जो कथन सही नहीं है वो अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट नहीं, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, लास्ट के 2 लाइनों में लिखे हैं। इसके बाद जो अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4, पुस्तकों पर आधारित। इसमें इसका जो पहला क्वेश्चन है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे मतलब किस तरह की कृतियां हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा दैट इज उपयोगी। उपयोगी इसका सही आंसर होगा। 77 की बात करें, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें उनमें अब यहाँ पे कौन सा, उसमें महान विचार है, उनमें महान विचार। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 77 का बी महान विचार सही होना चाहिए। 78 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित के समानार्थी यानी अनुचित जैसा है, अनुचित जैसा ही जिसका मतलब निकलता है। अनुचित मतलब जो उचित ना हो, जो उपयुक्त ना हो, यानी अनुपयुक्त। उसके समानार्थी की बात करें तो 78 का डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन को हमें टिक करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 79 क्वेश्चन नंबर की बात करें, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। ये स्पष्ट अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो इसमें इसका बी ऑप्शन सही होगा। 79 का बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है, जो कि हमें टिक करना था। अनुच्छेद में ढहना, ढहना मतलब गिर जाना, बिखर जाना एक तरीके से होता है। तो यहाँ पे अलग कर देना, काटना या हटा देना, इसका कोई मतलब नहीं हो। ढहना मतलब है तो गिर जाना या बिखर जाना, आदमी गिर जाता है तो बिखर जाता है, बात एक ही है। तो ऐसे में 80 क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बिखर जाना इसका सही आंसर है। इस तरीके से मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और हिंदी तीनों सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस मतलब समझाने का प्रयास किया हूँ। थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप अपने क्वेश्चंस का मिलान किए होंगे। अगर जिन भी बच्चों के पेपर या क्वेश्चंस के आंसर सही गए हैं उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन जिन बच्चों का गलत हो गया हो किसी कारणवश या आपको भूलवश कोई गलती हो गया, तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज नवोदय में एडमिशन ही सब कुछ नहीं है। और नवोदय प्रवेश परीक्षा या नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन है वो बच्चों कहीं ना कहीं उसमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि जो सभी बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। अगर ये नवोदय एग्जाम के आंसर्स जो एग्जामिनेशन है उसके रिजल्ट जारी होते प्रॉपरली, कितने कौन से बच्चे कितने मार्क्स पाए, कितने किसका कितना सही गया कितना गलत गया, ये भी जारी होता तो शायद और भी अच्छा लगता। बट ऐसे प्रोसेस हैं, नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज़्यादा कम है, ये नहीं संभव है कि सारे बच्चों का या मैक्सिमम बच्चों का। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत बेहतर कर ले, 5 बच्चे 100 में से 100 पा जाएं तो भी शायद उनमें से किसी एक का ना हो। ऐसे भी सिचुएशंस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज है, बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, बहुत सारी देखिए गर्ल्स के लिए 50% रिजर्वेशन है। मान लीजिए 80 बच्चे हैं, 80 सीट है अपने बस्ती में, 80 के 80 बॉयज अगर 100 में से 100 ले आए तो उसमें से केवल ये मान के चलिए कि 50% तो
गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, तो उसमें तो सारे बच्चों 80 में से 40 का तो नहीं होना है। 40 के ऊपर भी बहुत सारे तरीके हैं और भी बहुत सारी पॉलिसीज है, उसको तहत फिर एडमिशंस प्रक्रिया फाइनल होती है। इसलिए एडमिशन नवोदय के रिजल्ट या नवोदय में जो आपने परफॉर्मेंस दिया उससे परेशान ना होकर के आप अपनी आने वाली परीक्षा, जो आपकी स्कूल की परीक्षा है, उसके लिए तैयारी करें, बेहतर करने का प्रयास करें। और आप अपने स्कूल की परीक्षाओं में हर परीक्षा दर परीक्षा आप अगर बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस है कि इस तरह के नवोदय जैसे एग्जामिनेशन आपको बहुत सारे अभी देने को मिलेंगे लाइफ में, तो उनमें आप जरूर अच्छा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।